नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी लेखपाल की परीक्षा में जो उसके सिलेबस के अनुसार ग्राम्य समाज एवं विकास है, उसके अंतर्गत आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है। आज उस टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने आ गया है। इसके अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में विथ डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक पूर्व की टेस्ट सीरीज को नहीं किया है, वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, ताकि उनके पास बाद में रिवीजन का समय रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण की संख्या कितनी? तो आपका जवाब होगा 6, यानी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण की संख्या 6 है। फिर प्रश्न उठता है कि ये औद्योगिक न्यायाधिकरण किन 6 स्थानों पर हैं? तो पहला है प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा है आगरा, पांचवा है मेरठ और छठवां है गोरखपुर। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आप याद करेंगे जहां पर औद्योगिक न्यायाधिकरण एस्टेब्लिश हैं। यहां एक बात और आपको याद रखनी होगी कि ये जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है और जो श्रम न्यायालय होते हैं, इनका संचालन श्रम विभाग के द्वारा किया जाता है। और जो ये औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय है, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, श्रम न्यायालय। तो आइए जरा श्रम न्यायालय की भी स्थिति उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में श्रम न्यायालयों की संख्या 20 है, जिसमें सर्वाधिक श्रम न्यायालय कानपुर में है 4, और दूसरे नंबर पर गाजियाबाद में 2 श्रम न्यायालय हैं। बाकी जगहों पर मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, रामपुर, अयोध्या, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, आगरा, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक श्रम न्यायालय स्टैब्लिश हैं। और कानपुर में सर्वाधिक 4 और गाजियाबाद में सर्वाधिक 2 श्रम न्यायालय हैं, यानी दूसरे नंबर पर सर्वाधिक गाजियाबाद में 2 श्रम न्यायालय। ठीक है, अगला देखिए, आगे 20 सूत्री कार्यक्रम की बात हो रही है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जरा देख लीजिए, इसकी घोषणा 1975 में की गई थी और इसके बाद इसमें 1982 में, 1986 में और 2006 में इस कार्यक्रम में की पुनर्संरचना की गई। ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1975 में। और इस कार्यक्रम में कितनी बार पुनर्संरचना हुई? तो 3 बार, 1982 में, 86 में और 2006 में। यदि वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 लागू है। और इस 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार और सुशिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये 20 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य है। इस प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा है। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपका सही जवाब होगा 1967 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1974 में। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1966 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1976 में। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, उनसे सीधे सीधे संबंधित हैं। और अगर आप पूर्व की परीक्षाओं की एनालिसिस करेंगे तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी आयोग में पूछे गए हैं कृषि से संबंधित, इसलिए ये आपके यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है, राज्य में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा 1999 में राज्य में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1976 में लखनऊ में की गई। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 14 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना की गई। यदि आपसे पूछा जाए कि नीम कैसा पौधा है, तो ये एक औषधि पौधा है और इसके द्वारा जो त्वचा संबंधित बीमारियां हैं, ये प्रमुख तौर पर ठीक होती हैं। अगला देखिए, अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो आरंभ है वो कब हुआ? तो सन 2000 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य था। और अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, तो पीएम ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 2024-25 तक 18,937.05 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यदि हम लोगों ने कल ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति को देखा था, यदि आज उसको उत्तर प्रदेश स्पेशल के नजर से देखें तो इसमें क्या फैक्ट्स आते हैं, इसको देखते हैं। 1970-71 में केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया ऑपरेशन फ्लड, और ये ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण था ये 1973 में किया गया। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के 3 जिले आए। कौन कौन से? वाराणसी, बलिया और मेरठ। इन जिलों का नाम आपको याद रखना होगा। दूसरे चरण कब से कब तक है?
तो ये 1982-83 से लेकर 1987 तक है। और जो ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण है वो 1987 से 1996-97 तक है। इनके ड्यूरेशन को भी आप याद रखेंगे। और इन चरणों में उत्तर प्रदेश के 30 जिलों को शामिल किया गया और बाकी शेष जिलों में दुग्ध संघों की स्थापना की गई। इस प्रश्न को आप गंभीरता से देखेंगे। मटर में होने वाले रोग जो हैं ये मैग्नीज नामक पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। यानी मटर में रोग हो तो आप किसकी कमी बताएंगे? मैग्नीज की। इसी प्रकार जरा इन क्रम को भी देख लीजिए। अगर रानीखेत रोग हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है? ये वायरस के कारण हो रहा है, जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। अगला है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर का मतलब शरीर के तापमान में गिरावट। ये जो एरो नीचे की तरफ है ये गिरावट को प्रदर्शित कर रहा है। और इस मिल्क फीवर ये कैसे होता है? ये खाद्य पदार्थों की कमी से। अगर थनैला रोग की बात करें यानी स्ट्रिप कप, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है, यानी इसको आप इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। और गिलराट रोग ये कवक के कारण होता है। इनको याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहां पर है तो आपका जवाब होगा हैदराबाद। यदि पूछा जाए कि पौध संरक्षण संस्थान कहां पर है तब भी आपका जवाब होगा हैदराबाद। यदि पूछा जाए एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है तो आपका जवाब होगा हैदराबाद। यानी ये तीनों संस्थान हैदराबाद में स्टैब्लिश हैं, उनको एक जगह आपको संकलित करके दिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1985 में। इन प्रश्नों का संकलन देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इनके कलेक्शन में काफ़ी मेहनत होती है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि यदि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपके लिए प्रयास कर रहा है और यदि आपको ये रियलाइज़ हो कि नहीं ऑनलाइन स्टडी ग्रुप हमारे लिए अच्छा प्रयास कर रहा है, अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला दे रहा है, तो उसके भी आगे बढ़ाने के लिए आप अपने ग्रुप में इस वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला है भारतीय किसान यूनियन की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1985 में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई। यदि आपसे पूछा जाए कि सीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए प्रयागराज। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो आपका जवाब होगा कानपुर। और अगर पूछा जाए कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है तब भी आपका जवाब होगा कानपुर। भारतीय चारागाह और चारा केंद्र कहां पर है तो आपका सही जवाब होगा झांसी। सस्य यानी कृषि वानिकी का राष्ट्रीय केंद्र कहां पर है तब भी आपका जवाब होगा झांसी। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई तो आपका जवाब होगा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में हुई, यानी 1979 में। यानी 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए कि ड्रिप सिंचाई का जन्म स्थान कहां पर है तो आपका सीधा जवाब होगा इजराइल। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र, विपणन का मतलब होता है व्यापार लेन देन करना, यानी केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र क्या होता है तो जिला स्तर पर केंद्रीय विपणन समितियां कार्य करती हैं। यदि पूछा जाए कि जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग होता है तो आप सीधा जवाब देंगे एजोला। सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ कब हुआ था तो आपका सीधा जवाब होगा 1976 में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ हुआ था। अगर पूछा जाए कि वर्मी कंपोस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो आपका जवाब होगा फास्फोरस, यानी जो फास्फोरस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कहां पर? वर्मी कंपोस्ट में। अगला है समिति के बारे में पूछा गया, BS व्यास समिति। याद रखिएगा BS व्यास समिति का संबंध कृषि और ग्रामीण साख से है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण समिति है और ये कई बार पूछी गई है। अगला है नेफेड, NAFED। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई तो 2 अक्टूबर 1958 को और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। यदि इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य पूछा जाए तो इसके फुल फॉर्म से ही क्लियर हो रहा है कि ये कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित संस्था है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची के विषय हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, जैसे कृषि, भूमि सुधार, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पंचायती राज और पुलिस। ये 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची है उनके अंतर्गत आते हैं। जब आप लोग सामान्य ज्ञान के पॉलिटी सेक्शन में इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ इसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक था कि कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं और उसका संबंध कृषि से है, ग्रामीण व्यवस्था से है, इसलिए यहाँ पर जिक्र करना उसका आवश्यक है। अगला है सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई तो आपका जवाब होगा 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, अगला है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत, तो आपका सही जवाब होगा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में की गई। यदि पूछा जाए कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस कृषि उत्पादन पर हुआ था तो आपका सही जवाब होगा गेहूं पर।
अगला है सघन पशु विकास कार्यक्रम, तो आपका जवाब होगा 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरुआत हुई। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। यदि आपसे इंद्रधनुषी क्रांति पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि इसके तहत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों के समन्वित विकास की योजना है या उसके उत्थान के लिए इंद्रधनुषी कृषि क्रांति की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ 1986 में हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना, तो आपका जवाब होगा 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। अगला है जुते हुए खेत की खोज। आपने इसको हिस्ट्री में देखा होगा, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा प्रश्न है इसलिए यहाँ पे इसको सम्मिलित किया गया कि जुते हुए खेत की खोज जो है ये कालीबंगा से हुई। और अगर पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ पर है तो आपका जवाब होगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होगा पंतनगर। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई तो आपका जवाब होगा पंतनगर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अब जरा इसके बैकग्राउंड को भी समझ लीजिए। ये जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं था, ये संयुक्त राज्य थे। जब उत्तराखंड राज्य बना उसके गठन के बाद वर्तमान में यदि इस विश्वविद्यालय की स्थिति को देखें तो ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से पंतनगर में है। और ये कहाँ पर किस जिले में है तो ये ऊधमपुर जिला उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए, अगर भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करें यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है 20 है। और अगर उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या देखें तो भी आपका जवाब होगा 20। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो इसकी संख्या 9 है। अगर उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है 8 है। ये बात आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के इलाके को देखें तो ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। और अगर यहाँ की प्रमुख मिट्टी को देखें तो ये यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है प्रमुख तौर पर वो है जलोढ़ मृदा। अगर जलोढ़ मृदा को डिवाइड करें तो जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसको खादर कहा जाता है और जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहा जाता है। ये प्राचीन और नवीन का मतलब क्या है, जब नदियां किसी क्षेत्रों में कई बार आती और जाती रहती हैं, बाढ़ का क्षेत्र रहे या जहां पर नदियों का प्रवाह क्षेत्र रेगुलर जारी रहता है वहां पर जो मृदा होती है उसको आप कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। और ये उपजाऊ होती है इसलिए इसे खादर कहा जाता है। और जहां पर नदियों का मूवमेंट कम हो या पानी कई बार न वहां पर जल्द से जल्द आता जाता रहा हो इसे कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा। यानी कि बहुत समय पहले नदियों द्वारा इन मृदाओं को वहां पर निक्षेपित किया गया, उसको कहते हैं बांगर मृदा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो नवीन जलोढ़ मृदा है जिसको आप खादर कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में बलुआ, मटियार या मटियार दोमट के नाम से भी जाना जाता है। जो जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण कॉप, कीचड़ और बालू से। और यदि आप जलोढ़ मृदा में अधिकता की बात करेंगे तो इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है। और अगर आप जलोढ़ मृदा की कमी की बात करेंगे तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्व जो होते हैं ये इसमें कम होते हैं। और अधिकता किसकी होती है, पोटास और चूना की। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन जल के द्वारा होता है। फिर यहां प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं तो आपका जवाब होगा तराई और भाबर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है तो ये जो चंबल नदी का क्षेत्र है ये अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। अब यहाँ पर दो बातें आप जान लीजिए, ये जो अवनालिका अपरदन है ये जल के द्वारा होता है और अवनालिका अपरदन के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल जो नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी है। इसमें होता क्या है, अपरदन के द्वारा कई पतली पतली नलियां टाइप की बन जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अवनालिका अपरदन। ठीक है, एक नालियों जैसी पतली पतली संरचना बन जाती है। यदि आप इटावा के क्षेत्रों में देखेंगे तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है तो वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, मथुरा और आगरा। अगला है अफीम की खेती उत्तर प्रदेश के किन जिलों में तो बाराबंकी और गाजीपुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली कौन सी फसल है तो आपका जवाब होगा गेहूं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है तो आपका सही जवाब होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्तमान समय में आम का सीजन भी चल रहा है और उत्तर प्रदेश में आम के क्षेत्र में एक नया डेवलपमेंट भी हुआ है। एक आम की प्रजाति को जीआई टैग भी दिया गया है। इस दृष्टिकोण से आम काफी इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न है। जरा इनकी वैरायटी को देखते हैं।
दशहरी आम की अगर विशेष क्षेत्र की बात करेंगे तो ये मलिहाबाद लखनऊ से संबंधित है। अगर आप लंगड़ा आम की बात करेंगे तो ये वाराणसी से। सफेदा और चौसा का जो विशेष क्षेत्र है ये सहारनपुर का क्षेत्र है। यदि आप रटौल आम के विशेष क्षेत्र की बात करेंगे तो ये मेरठ और बागपत इलाके में रटौल आम है। और याद रखिएगा, रटौल आम को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट से रिलेटेड प्रश्न है और उससे संबंधित जो भी आपके स्टैटिक प्रश्न थे, ट्रेडिशनल प्रश्न थे, उसको भी कवर कर लिया गया। अगला देखिए, आलू निर्यातक जोन अगर पूछा जाए तो आगरा। और उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात अगर पूछा जाए किस नाम से होता है तो ये ताज ब्रांड के नाम से भी उत्तर प्रदेश के आलू का निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा, ये काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। पूछा क्या जाता है कि ताज ब्रांड का संबंध निम्नलिखित में से किससे, उसी में एक विकल्प आलू का दिया रहेगा। उत्तर प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन की बात करेंगे तो वाराणसी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 है, इसको कब लागू किया गया? तो आपका जवाब होगा 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1952 को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना कब से? तो ये 2007 से ग्रामीण खाद्य बैंक योजना प्रारंभ हुई। आगे बोर्ड है और मुख्यालय है, इससे भी संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कॉफी बोर्ड तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए बेंगलुरु। यदि आपसे पूछा जाए रबड़ बोर्ड तो आपका जवाब होगा कोट्टायम। अगर आपसे पूछा जाए कि चाय बोर्ड तो आपका सही जवाब होगा कोलकाता। और अगर आपसे पूछा जाए तंबाकू बोर्ड तो आपका जवाब होगा गुंटूर। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ। यदि आपसे पूछा जाए कि गन्ना अनुसंधान केंद्र संस्थान कहां पर है तब भी आपका जवाब होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, आपका सही जवाब होगा कालीकट, केरल में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्टैब्लिश है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, आपका सही जवाब होगा कटक। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भरतपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर? भरतपुर में। यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो आपका जवाब होगा अंबिकानगर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत तो सन 2000 में। अगला देखिए, अगली योजना है DWCRA, इसका फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ये DWCRA का फुल फॉर्म है। और इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1982 में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस योजना का उद्देश्य क्या था तो इसके फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये कब प्रारंभ हुई? 1982 को। अगला देखिए, अगली योजना का नाम है TRYSEM, इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब इसके फुल फॉर्म से ही आपको पूरी बात क्लियर होगी। इसलिए मैंने आपसे कई बार कहा है, जो लोग ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से पुराने जुड़े हुए हैं, कि जब भी कभी ऐसे वर्ड आए तो उनके फुल फॉर्म को जरूर देख लें, ताकि उसके मूल उद्देश्य को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई, इसका प्रारंभ कब हुआ इस योजना का? तो 1979 में, यानी 1979 में TRYSEM योजना की शुरुआत हुई, जिसका पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए इस योजना का प्रारंभ 1979 में किया गया। अगला है दरवाजा बंद अभियान। दरवाजा बंद अभियान की शुरुआत 30 मई 2017 को हुई थी। अगला है भूमि विकास बैंक। कृषकों को दीर्घा अवधि के लिए ऋण प्रदान करना। याद रखिएगा, लघु अवधि, दीर्घ अवधि, इस तरह के कई ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन अगर आपसे भूमि विकास बैंक से ऋण की बात करें तो आप याद रखिएगा, जो किसानों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है उसका नाम है भूमि विकास बैंक। और इसके अंतर्गत ये जो भूमि विकास बैंक है, ये भूमि को बंधक रखकर ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार आज आपने ग्रामीण विकास के एक और टेस्ट को कंप्लीट किया। निश्चित तौर पर मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने पहले की वीडियोस को देख लिया होगा। अभी आप लोगों का जो रिस्पांस है वो काफ़ी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे गए, उसके ज़्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिए थे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग नियमित तौर पर वीडियोस, आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी अपना 100% दे के करते रहें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।